ये कहानी भीमकपुर गांव की है, जहाँ के राजा को एक सुंदर सी बेटी होती है। राजा खुश होकर सारे राज्य में समारोह का ऐलान करता है। राज्य के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नई राजकुमारी के आने की खुशी में दिए जलाते हैं। राजा उसके बाद एक बहुत ही बड़े विद्वान मुनि को बुलाता है और अपनी बेटी की भविष्यवाणी उस मुनि से पूछते हैं। मुनि बड़े ही ध्यान से उस बच्ची की तरफ देखते हैं और उनकी आंखें घबराहट से बड़ी हो जाती हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पूरा दरबार और राजा ये सुनकर घबरा जाते हैं और तुरंत पूछते हैं, क्या हुआ मुनि जी, बताएं, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैंने भविष्य देखा और शायद आपको ये सुन दुख होगा, पर भविष्य में आपकी एक सुंदर सी कन्या की मृत्यु हो जाएगी, वो भी एक सांप के काटने पर। क्या ये सत्य है? आखिर क्यों? हर चीज का उत्तर मिले यह जरूरी नहीं, और हाँ, इसे रोकने का उपाय जरूर सोच सकते हैं। आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं कुछ सामग्री बता रहा हूँ, वह ले आइए और एक बड़ा सा अग्निकुंड हवन के लिए तैयार कीजिए। मुनि के ये कहने पर तुरंत सारे सिपाही काम पर लग जाते हैं और फिर सब लोग शाम को महल के बाहर अग्निकुंड के पास इकट्ठे होते हैं। मुनि वहां आकर सारी सामग्री देखता है और उस कुंड में सिपाहियों से कह चंदन की लकड़ियां और सूखा भूसा डलवा देते हैं और फिर उसमें कपूर डाल आग लगा लेते हैं। आग की लपटें जोरों से उठने लगती हैं और फिर मुनि कुंड के सामने जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगते हैं। अचानक भीड़ में चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। देखते ही वहाँ उनको कुछ सांप दिखाई देते हैं जो कुंड की ओर लोगों के झुंड के बीच में से होते हुए आ रहे होते हैं और धीरे धीरे सांपों की संख्या बढ़ने लगती है और सारे सांप उस कुंड में खुद को भस्म कर लेते हैं और यज्ञ सफल हो जाता है। राजा काफी खुश होते हैं और उसी कुंड के पास एक नाग देवता का मंदिर मुनि के कहने पर बनवा देते हैं। अब आप फिक्र न करें, आपकी बेटी सुरक्षित है। और फिर मुनि वहाँ से चले जाते हैं। कई सालों बाद राजकुमारी एकदम जवान और खूबसूरत हो जाती है और फिर वो अपने पिता के साथ पूरे राज्य में घूमने जाया करती थी। एक दिन राजकुमारी अपने पिता के साथ जब राज्य में बने बाजार में घूम रही होती हैं, तभी उन्हें अचानक एक नौजवान सपेरा वहाँ दिखाई देता है जो कि सांपों को अपने सर पर बिठाकर उनसे खेल रहा होता है। राजकुमारी तुरंत वहाँ पहुँचती है और उन सबको उस सपेरे के सिर पर फन फैलाए झूम रहा देखती हैं। तुम्हें डर नहीं लगता इससे? कभी इसने तुम्हें काट लिया तो? आप फिक्र न करिए राजकुमारी जी, यह मेरा बचपन से काम का हिस्सा है और मैं इन्हीं के बीच पला बड़ा हूँ, तो अब आदत सी हो गई है। वाह, हमने तुम जैसा अच्छा और बहादुर नौजवान कभी नहीं देखा जिसे सांपों से इतना प्रेम हो। सपेरा राजकुमारी की बात सुन बहुत खुश हो जाता है और राजकुमारी की सुंदरता देख उसका मन मोह जाता है। तभी राजा वहां पहुंचते हैं और अपनी बेटी का खुश चेहरा देख उस सपेरे को 3 सोने के सिक्के देते हैं और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग राज्य पहुंचते हैं, मंत्री भागे भागे राजा के पास पहुंचता है और राजा को बताता है, महाराज माफ करें, पर यह बात बहुत ही जरूरी है। कल रात जंगलों की सैर करते समय हमारे कुछ सिपाहियों ने कुछ देखा और वे काफी डर गए। एक विशाल सा बड़ा सांप जिसके सर पर चमकती हरी रंग की नाग मणि है और वो काफी जहरीला भी साबित हो सकता है। राजा ये सुन काफी गहरे चिंतन में पड़ जाता है और फिर उसे एक सुझाव सूझता है। वो तुरंत ही राज्य के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और वहाँ पड़ी सभा में ऐलान करता है, हमारे राज्य के जंगलों में एक बड़ा ही शक्तिशाली नाग है जिसके माथे पर एक हरी रंग की नाग मणि है। जो कोई भी उस सांप को मार वह मणि मेरे हाथ में लाकर देगा
मेरी बेटी का विवाह उसी से होगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। सपेरा ये सब वहीं खड़ा सुन रहा होता है। तब एक तरफ वो भी खुश होता है और दुखी भी, क्योंकि उसे सांपों से बड़ा प्यार होता है। उसी रात वो सपेरा जंगलों की ओर निकल पड़ता है और जंगल पहुंचकर वो देखता है कि और भी सिपाही उस सांप को ढूंढ रहे होते हैं। फिर उसकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है जो एक बड़े से मिट्टी के बने बिल पर लकड़ी से मार रहा होता है। तभी अचानक अंदर से कुछ हिलने की आवाज आती है। वो सिपाही तुरंत ही लकड़ी में आग जलाकर उस बिल में डाल देता है और तभी वो विशाल सांप बाहर निकल जाता है और तुरंत ही बाकी के सिपाही उस पर जाल डाल देते हैं और लाठियों से उस सांप को मारने लगते हैं। तभी सपेरा एक पेड़ से ऐसी पत्तियां तोड़ कर लाता है जिसे जलाकर डालने पर वहां हो रहे धुएं से सारे सिपाही बेहोश हो जाते हैं और वो तुरंत उस नाग को जाल से बाहर निकाल उसको उसकी कमर में बंधे हुए छोटे से दूध के थैले से दूध पिलाता है। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। ये सुन सपेरा बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी सांप को बोलते हुए नहीं सुना था। अगर तुम यहाँ से चले जाओ, वह लोग तुम्हें मार देंगे। जल्दी से निकल जाओ, इससे पहले कि वह सिपाही को होश आ जाए। तुरंत वो सांप वहाँ से चला जाता है और सीधा महल की ओर जा महल के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर वहाँ रखी एक फल की टोकरी के सामने छोटा सा कीड़ा जितना लंबा रूप धारण कर सेब में घुस जाता है और वो सेवक उस फल की टोकरी को लेकर राजा और राजकुमारी के पास रख देते हैं। जैसे ही राजकुमारी वो सेब उठाकर उसे खाती है, वो सांप तुरंत उन्हें डस लेता है और राजकुमारी नीचे गिर जाती हैं और उनकी सांसें फूलने लगती हैं। राजा ये देखकर घबरा जाता है। अरे कोई तो बचाओ मेरी बेटी को। मंत्री जी, वैद्य जी, कोई तो। वैदिक विधान को कोई नहीं टाल सकता, चाहे वो राजा हो या रंक। तभी उसकी नजर सपेरे पर पड़ती है। मैं राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ नाग देवता, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इससे प्रेम करते हो, पर तुमने मेरी जान बचाई है। ना चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद और साफ दिल से मुंह नहीं फेर सकता। एक काम करो, ये नागमणि मेरे सर से निकाल कर राजकुमारी के सर पर रख दो और इस मणि को तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि यह मेरी जान है। मणि निकालते ही सांप का दम टूट जाता है और वो मणि राजकुमारी के सर पर रखते ही राजकुमारी को होश आ जाता है। महाराज उस नाग का दहन करते हैं और नाग देवता के मंदिर में उस सांप की एक मूर्ति स्थापित करते हैं और अपनी बेटी का विवाह उस सपेरे से कर देते हैं और वो सब फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई गुलाब। दूर किसी एक गांव में एक किसान अपने 2 बच्चों हिना और श्याम के साथ रहता था। एक दिन अचानक किसान बीमार हो गया। तब उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बोला, बच्चों, हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ 4 चीजें ही कमाई हैं और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। उन 4 चीजों में एक गुलाब का गमला, एक अंगूठी, एक आटे की चक्की और ये घर, जिसमें से हिना मैं गुलाब का गमला और अंगूठी तुम्हें दूंगा, बाकी सब श्याम तुम रख लेना। किसान ने अपनी आखिरी सांस ली। श्याम ने हिना को गुलाबों का गमला और अंगूठी दे दी और बाकी सब अपने पास रख लिया। हिना गमला और अंगूठी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। गमले को टेबल पर रखकर उससे अपनी मन की बातें करने लगती है।
आज से मैं और तुम दोनों दोस्त हैं। अब हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। बात करते करते अचानक उसका ध्यान गमले के सूखी मिट्टी पर जाता है और वो कहती है, तुम तो बहुत सूख गए हो। लगता है बहुत दिनों से तुम्हें किसी ने पानी तक नहीं दिया। रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो बाहर तालाब पर पानी लेने के लिए जाती है। जब वहाँ पानी भर रही होती है तो वो अचानक सामने देखती है कि एक बहुत सुंदर बगीचा है। वो बगीचे को देखने के लिए वहाँ चली जाती है, लेकिन ये क्या, उस बगीचे में तो एक सुंदर महारानी बैठी थी। वो पेड़ के पीछे से उस महारानी को देख रही थी। तभी महारानी ने उसे झांकते हुए देख लिया और बोला, कौन है वहाँ? सामने आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। हिना ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी गलती नहीं की। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और सामने आपका सुंदर बगीचा देखा। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है, डरो नहीं, आओ हमारे पास आओ। हिना महारानी के पास जाती है। नाम क्या है तुम्हारा? क्या करती हो तुम? कहाँ रहती हो? क्या तुमने खाना खाया? मैं महारानी हूँ, यही पास में रहती हूँ। बैठो, कुछ खा लो हमारे साथ। वो जाती है और महारानी के साथ में खाने लगती है और मन ही मन सोचती है कि कितना लजीज खाना है। ऐसा खाना तो उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया, पर मैं इसके बदले में आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास एक गुलाबों के गमले के सिवा कुछ भी नहीं है, और जो मुझे बहुत ही प्यारी है, पर मैं उसे उपहार में आपको दूंगी जरूर। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो पानी लेकर अपने घर जाती है और घर जाकर क्या देखती है कि उसके कमरे में गुलाबों के पौधे की जगह एक अलग ही पौधा रखा हुआ है, जो कि बहुत ही मुरझाया हुआ है। ये देख वो परेशान हो जाती है। मेरे गुलाब का पौधा कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया। वो अपने भाई के पास जाती है और उससे भी पूछती, भैया, तुमने मेरे गुलाब का पौधा देखा क्या? लगता है किसी ने चुरा लिया। नहीं तो मैंने नहीं देखा, तुमने ही कहीं रख दिया होगा। परेशान होकर वो उसी पौधे में पानी डालने लगती है। तभी पौधे से आवाज आती है, रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझे बाहर के बगीचे में लगा दो और शाम के कमरे में जाओ। वहाँ चौकी के नीचे तुम्हें वही गुलाबों का पौधा मिलेगा जिसको तुम्हारे भाई शाम ने चुरा कर वहाँ रख दिया है, और उसकी जगह उसने मुझे यहाँ रख दिया है। वो बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी खुशी इस पौधे को लेकर बगीचे में लगा देती है। उसके बाद वो शाम के कमरे में जाती है और चौकी के नीचे झांकती है तो उसे अपना प्यारा गुलाब का पौधा दिखाई देता है। वो उसे वहां से निकालती है और अपने कमरे में लेकर जाती है। उसे पानी डालते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ ली है। तुम बहुत ही खुश रहोगे वहाँ। बहुत बड़ा घर है, महलों की रानी, बड़ा बगीचा, और तुम्हें रोज देखने आऊंगी मैं वहाँ। यहाँ क्या है? यहाँ तो छोटा सा घर है और मैं तुम्हें खुश भी नहीं रख सकती, इसलिए मैं तुम्हें उस महारानी को दे देती हूँ। वो गुलाबों का गमला लेकर महारानी के पास जाती है और महारानी से कहती है, महारानी जी, मैं आपके लिए गुलाबों का पौधा लेकर आई हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारा है। इसे मैं आपको भेंट करती हूँ। महारानी को गुलाब का पौधा देखकर कुछ बीती बातें याद आ जाती हैं। महारानी मन ही मन कहती है, अरे ये तो वही गुलाब का पौधा है जो मैंने बहुत साल पहले उस किसान को दिया था, जब उस जादूगर ने मेरे बेटे को अपने जादू से गुलाब का पौधा बना दिया था। महारानी को उस जादूगर की कही बात याद आ जाती है। 15 साल बाद जब तुम इस गुलाब के पौधे को हाथ लगाओगी तब ये एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाएगा। महारानी अचानक गुलाब के पौधे को हिना के हाथ से लेती है, तभी गुलाब का पौधा एक सुंदर राजकुमार के रूप में बदल जाता है। ये देख महारानी और हिना बहुत खुश हो जाते हैं। महारानी हिना से कहती है, हिना, मैं तो ये भूल ही गई थी कि इस बात को 15 साल हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुमको, जो तुमने मेरे राजकुमार को वापस मेरे पास पहुंचा दिया। हिना जैसे ही घर जाने लगती है, राजकुमार पीछे से आवाज देता है, रुको हिना,
तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार की ये बात सुनकर हिना बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी दोनों की शादी हो जाती है।